ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ की धरती को लंबे समय तक लहूलुहान करने वाले नक्सलियों के खात्मे का वक्त अब नजदीक है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं, उनके फन कुचले जा रहे हैं, उनका अंत नजदीक आ गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने अपनी अदम्य साहस को दिखाते हुए नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतारा। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत 31 नक्सलियों को मार गिराया। भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ हथियार बरामद किए। इस ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर हुए, जिनमें 13 महिला शामिल है। इस दौरान जवानों ने LMG राइफल, AK-47 राइफल, SLR राइफल, एंसास राइफल, कैलिबर 303 राइफल बरामद किए। टोटल 31 डेड बॉडीज रिकवर किए थे। मतलब सर्वाधिक मतलब किसी एक दिन के ऑपरेशन में सुरक्षा बल द्वारा इतना बड़ी संख्या में डेड बॉडीज माओवादी को रिकवर करना। वर्ष 2024 में हमको अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात टोटल 188 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसी दिशा में एक काफी बड़ी संख्या था और आने वाला 1.5-2 साल हमारे लिए काफी निर्णायक रहेगा और निश्चित रूप से इस चुनौती का हम लोग मजबूती से आगे ले जाएंगे। एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसमें नक्सलियों को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। नक्सलियों और माओवादियों के टॉप लीडर्स का सफाया होता जा रहा है, उनके मैदानी लड़ाकों का भी काम तमाम हो रहा है। अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं। लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े। हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं। 31 से 3100 बरामद हो चुके हैं नक्सलियों के और मीडिया से ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा ऑपरेशन जवानों के द्वारा उनको खूब बधाई और शुभकामनाएं। इस एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रायपुर में हुई बैठक में लिखी जा चुकी थी, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के DGP और मुख्य सचिवों की मैराथन मीटिंग ली। तब इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मिशन की योजना बनाई गई और इसी रणनीति के तहत अब नक्सलियों का सिलसिलेवार सफाया हो रहा है। माना जा रहा है कि लाल आतंक के खिलाफ सरकार का अभियान रुकने वाला नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। इस हाई लेवल मीटिंग में CM विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ आगे की रणनीति तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डबल इंजन की सरकार नक्सलियों पर कड़ा प्रहार कर रही है। देखिए, आपको बता रहे हैं, अप्रैल की अगर बात करें 53 नक्सली मारे गए थे। 15 अप्रैल की बात करें सबसे ज्यादा कांकेर में 29 नक्सली ढेर हुए थे उस वक्त। और मई जून के महीने में बात अगर करें तो 34 नक्सली मारे गए थे। 10 मई की बात करें तो बीजापुर में सबसे ज्यादा 12 नक्सलियों को ढेर किया गया था। जी हाँ, जुलाई और अगस्त के महीने की बात कर रहे थे, 17 नक्सली ढेर हुए थे। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र बॉर्डर पर 12 नक्सलियों को ढेर किया गया था। और इसके अलावा सितंबर के महीने में देखें तो 19 नक्सली मारे गए थे। 3 सितंबर को एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर किया गया था दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर। उस वक्त 9 नक्सलियों को ढेर किया गया था। तो आपको फिलहाल हम बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि इस वक्त लगातार डबल इंजन की सरकार, केंद्र की तरफ से आदेश दिया गया और राज्य सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सितंबर के महीने की जानकारी आपको दे रहे हैं और एक एक करके आपको बता रहे हैं कि अब तक कैसे कितने नक्सली कहां पर ढेर हो चुके हैं। और लगातार लाल आतंक की सफाई की तैयारी में पुलिस, और पुलिस के साथ साथ आपने देखा DRG की भी तैयारी पूरी है। और अब एक और बड़ा ऑपरेशन यहां पर फिलहाल किया गया। और विवादित बयान को लेकर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अभी भी कई नेता और धर्मगुरु ऐसे हैं जिनका मन नहीं भरा है, जो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के बयान पर यूपी समेत कई राज्यों में विरोध चरम पर पहुंच गया है।
गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर तक विवादित बयान पर जमकर हंगामा हुआ। बात यूपी से बाहर तक भी जा चुकी है। यूपी में हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस को फ्लैग मार्च निकालना पड़ा। कुछ जगहों पर तो पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। हालांकि भारी विरोध को देखते हुए पुलिस ने यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने से पहले ही डासना के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। साथ ही गाजियाबाद के संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात की गई है। डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेब सिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पूरी अशांति बनी हुई है, जहां पर और अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गिरफ्तारी से पहले लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर डासना देवी मंदिर भी गए थे। मंदिर से बाहर निकलते वक्त नंद किशोर गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश कानून और संविधान से चलता है। लेकिन मुसलमानों के बीच ये गुस्सा थमा नहीं है, बल्कि वो अब भी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया। यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए। हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन इस बीच यति राम स्वरूपानंद महाराज ने वेब सिटी थाने में एक और एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर इंजीनियर फिरोज खान नाम के शख्स के खिलाफ हुई है। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यति नरसिंहानंद महाराज को मारने के लिए 1 लाख इनाम घोषित किया। कहा जो भी यति नरसिंहानंद महाराज का सर काटेगा उसे 1 लाख इनाम दिया जाएगा। यति नरसिंहानंद के बयान के बाद अभी विवाद और कितना बढ़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ हिरासत में लिए जाने की बात से गुस्सा कम नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए कहां-कहां एफआईआर हुई है ये आपको बता रहे हो, किन-किन धाराओं में दर्ज की गई है। देखिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक कार्यक्रम में दिए विवादित बयान की वजह से ये केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में ठाणे शहर के मुंब्रा में भी एफआईआर दर्ज हुई है। एसडीपीआई के मुंब्रा अध्यक्ष मोहम्मद दाऊद ने शिकायत यहां पर दर्ज कराई है। बीएनएस की धारा 196, 197, 299 और 302 के तहत केस दर्ज हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद में शिकायत दी है। पुलिस कमिश्नर से मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर है यति नरसिंहानंद। 2007 से गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर भी रहे हैं यति नरसिंहानंद। तो देखिए किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है ये हमने आपको बताया। अगली खबर के लिए चलेंगे महिमा के पास। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता की इतनी मिन्नतों के बाद भी हमने देखा डॉक्टर्स एक बार फिर से अब धरने पर बैठ चुके हैं। आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर्स की मांग क्या है आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। एटलीस्ट जस्टिस मिले और मुझे एक और बहन को ना देखना पड़े कि वो भी इसी तरह बलात्कार या खून का शिकार हो। पहले हुआ जोरदार प्रदर्शन, अब आमरण अनशन पर डॉक्टर्स। फिर बढ़ गई दीदी की टेंशन, क्या अनशन से होगी मांगे पूरी? कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सरकार के वादा खिलाफी और उनकी मांगों के नहीं माने जाने के बाद इस बार डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि ममता सरकार ने भरोसा तो दिया था, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद ये डॉक्टर्स धर्मतला में डोरिना क्रॉसिंग के पास धरने पर बैठ गए हैं।
उस दिन हमारी जो बहन है, जो हमारी कोवर्कर है, उनको बहुत ही लाचार अवस्था में उनका रेप, बलात्कार हुआ था, फिर उनका कत्ल कर दिया गया था। लाचार अवस्था क्यों? जो भी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी 5 दफा डिमांड कर रहे हैं हम, उन सब का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ वो आवाज उठाने वाली थी। वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था उसी की वजह से उनका मुंह बंद कर दिया गया था। उनका जो भी ये मोटिव है अभी तक सीबीआई सामने नहीं ला पाया है। आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों ने पारदर्शिता के लिए धरना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। फिलहाल 6 जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन पर बैठेंगे, बाकी काम पर जाएंगे, लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। डॉक्टरों की माने तो आगे और भी डॉक्टर्स उनके साथ जुड़ेंगे। डॉक्टरों के अनशन ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। पिछली बार तो ममता दीदी की मिन्नतों के बाद ये डॉक्टर्स काम पर लौट आए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा कि डॉक्टर्स आसानी से मानेंगे। ऐसे में अगर इस आंदोलन में डॉक्टर्स और जुड़ते गए तो बंगाल में एक बार फिर हेल्थ सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है और इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।